नमस्कार, केम छो। गेम चेंजर विद एमजे में आपका स्वागत है। मैं आपको 2-3 क्लू देता हूं कि मैं कहाँ हूं आज। सदी के महानायक ने एक लाइन बोली थी, कुछ दिन तो गुजारो यहाँ पर। यहाँ खुशबू है यहाँ के लोगों की, यहाँ के खाने की, और एक कहावत और भी है कि अगर आपने ये नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। आई थिंक आप समझ चुके होंगे कि मैं यहाँ पहुँचा हूँ गुजरात में, जहाँ गुजरात की राजधानी गांधीनगर में हम बैठे हैं हम। अच्छा, जिनका तारुफ मैं आपसे कराना चाहता हूँ, उससे पहले मैं उनके बारे में 2 लाइन बोल देता हूँ। आई थिंक उससे आप गैस कर लेंगे कि मैं किनसे आज गेम चेंजर विद एमजे करने आया हूँ। ना कोई शोर, ना कोई प्रचार, काम ही इनकी पहचान। आइए आपका तारुफ कराता हूँ मैं श्री ऋषिकेश भाई पटेल से, जो गुजरात गवर्नमेंट में आज की डेट में फैमिली हेल्थ और फैमिली वेलफेयर के मिनिस्टर हैं। लॉ एंड जस्टिस इनके पास है, पार्लियामेंट्री अफेयर्स भी इनके पास है, हायर और टेक्निकल एजुकेशन भी इनके पास है। इतनी सारी मिनिस्ट्री संभालते हैं। स्वागत है सर आपका। थैंक यू। आइए हम शुरुआत करते हैं गेम चेंजर विद एमजे में। जैसे हमारे शो का सर तात्पर्य यही है कि हम उन गेम चेंजर्स की लाइफ में, उनकी जर्नी के बारे में जानना चाहते हैं कि वो कैसे पहुँचे। क्योंकि आपकी जो बिगनिंग हम्बल बिगनिंग हुई है, आप सुंडिया जैसे छोटे गाँव में से आते हैं, जहाँ आई थिंक आज पॉपुलेशन उसकी 15 से 16 हज़ार होगी। तो अगर आप उन दिनों को देखते हैं आज, तो आपको कैसा महसूस होता है जब पीछे से पलट के आप देखते हैं कि सुंडिया से शुरुआत होके आज आप गुजरात में, अगर कहा जाए तो नंबर 2 की भूमिका में आते हैं। अगर मैं एक बोल रहा हूँ तो गलत नहीं होगा। नहीं, हमारे गुजरात में वैसे नंबर 1 नंबर 2 नहीं है। हमारे एक कैप्टन सीएम साहब रहते हैं, वो पूरी मिनिस्ट्री और सभी मंत्रालयों के साथ सीधा कनेक्ट है। बहुत ही सरल रुजू स्वभाव के भी हैं, और साथ में कुछ भी डिपार्टमेंट में अच्छा करना चाहे तो वो कभी भी किसी को रोकते नहीं है, और पूरा उस पर ध्यान और फोकस करके उसमें कैसे बेहतर किया जाए उसका पूरा ध्यान रखते हैं। वैसे आपने जो सुंडिया बताया वो मेरे मामा का गांव है। ओके। हमारे वहाँ डिलीवरी पहली वो मायके में होती है, इसीलिए मेरे सुंडिया में मेरा जन्म हुआ। और कोहड़ा करके एक दूसरा गांव है सिद्धपुर के पास, ये वडनगर के पास आया, और ये मातृ गया सिद्धपुर बोलते हैं, उसके पास मेरा गांव कोहड़ा आया। तो मेरा नेटिव वहाँ है और मावा का घर वहाँ सुंडिया में है। इसी वजह से वहाँ मेरा पैदाइशी वहाँ से हुई। अब मैं आपके फैमिली के बारे में समझना चाह रहा हूँ कि जैसा कि हम रिसर्च कर रहे थे तो हमें पता चला आपके फादर साहब टीडीओ में ऑफिसर रहे हैं, उनका प्रोजेक्ट ऑफिसर रहे। तो क्या यही आपकी प्रेरणा थी कि आप भी गवर्नमेंट सरकारी जॉब में आ गए? अगर आप उस समय को देखते हैं, आपके फादर साहब जैसे गवर्नमेंट में, उन्होंने आई थिंक पुणे से अपनी प्रशिक्षण पूरा किया है, उन्होंने शिक्षा पुणे से लिया, अगर मैं गलत 46 तो ये प्रेरणा आपको आपके फादर साहब से मिले कि आप जो गवर्नमेंट जॉब में गए? नहीं, मेरे फादर वैसे हमारे जो गायकवाड़ी सरकार में मेरा गांव पड़ता था। एजुकेशन का महत्व था। गायकवाड़ सरकार भी 4 स्टैंडर्ड तक एजुकेशन कंपलसरी किया था। मेरे दादा भी प्रिंसिपल थे, हेडमास्टर थे। इसी वजह से मेरे फादर और फादर के सभी भाई उसकी अच्छी से पढ़ाई हुई। मेरे फादर ने 46 के अंदर पुणे से, उस वक्त में गुजरात में कोई कॉलेज तो था नहीं, तो बीएससी एग्री उन्होंने वहाँ से किया। मतलब कि घर में पढ़ाई का काम। और मेरे अंकल थे, वो भी बैरिस्टर थे, और वो ये नवीन चंद्र बारोट, यहाँ गुजरात के एक फैमिलियर फिगर है। अभी तो हालांकि एक्सपायर हो गए। नवीन चंद्र बारोट, मगन भाई बारोट जो एक्स मिनिस्टर फाइनेंस थे, उनके साथ पढ़े थे, और वो विदेशों में पढ़े थे, और वो वकीलात करते थे, और हाई कोर्ट के अंदर वो बैरिस्टर भी थे, मतलब एडवोकेट भी थे। मतलब एजुकेशन का। और मेरी माँ भी, मेरी जो माँ है वो भी उस वक्त की एसएससी है। अभी उसका 86 ईयर अभी कंप्लीट हुआ है। तो वो आज का पोस्ट ग्रेजुएशन। हाँ, इसी वजह से मैं भी पढ़ा। लेकिन पढ़ने के बाद मेरे मन में, पढ़ते पढ़ते भी मैं ऐसे ये स्टूडेंट पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेंट्स कर रहा था। 2 बार जीएस भी बना, एक बार एजीएस बना, दूसरी बार जीएस बना। मतलब वो पहले से कुछ न कुछ करने का जज्बा तो मेरे अंदर हालांकि था। लेकिन फादर रिटायर्ड हो गए, मेरा एजुकेशन कंप्लीट हुआ, तो मेरे पास कोई चारा नहीं था अदर देन टू सर्वाइव। सर, मैं आपके वो उन पलों पे भी आता हूँ, पर उससे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि आपके माता पिता में आप सबसे ज़्यादा करीब किसके रहे? क्योंकि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपके फादर साहब स्वर्गवास उनका कुछ समय पहले हो चुका है, तो अभी माता जी आपकी मेरे ख्याल से 86 वर्ष की हैं। तो कहते हैं कि जो पुत्र होते हैं सबसे पहले वो माँ के बहुत करीबी होते हैं।
आपके केस में क्या रहा? आप माता पिता में आप सबसे ज़्यादा करीबी किसके रहे? फादर का जो कैरेक्टर रहता है ना, कभी दिखाई नहीं पड़ता है, कभी वो शो ऑफ नहीं होता शो है, ऑफ नहीं होता। फादर अपना प्यार दिखा नहीं प्यार पाता दिखा बच्चों नहीं को। पा रहा है। बिल्कुल। और माँ है तो हर वक्त खाना खाया कि नहीं खाया, जी तू कहाँ पर है, टाइम से घर पे आ जाना। जी। और फादर का वही बात कहने का तरीका अलग अंदाज रहता है, अलग होता है। अंदाज अंदाजे अलग पे होता अलग है। है। हाँ, मतलब दोनों के करीबी था, जी जी लेकिन मदर बहुत कैरिंग नेचर है, जी। तो उनके साथ बहुत वक्त बिताने को मिलता था। और फादर वैसे वो टीडीओ कम प्रोजेक्ट ऑफिसर थे, क्लास 1 अधिकारी थे, तो उसका दौरा वगैरह बहुत रहता था, सुबह निकल जाते थे, रात को आते थे, तो उसके साथ समय बिताने का मौका कम मिला। लेकिन रिटायर्ड होने के बाद उनके साथ बहुत सारा मिला। सर मैं आप जानना चाहता हूँ आपसे ऋषिकेश भाई जी कि आपको प्यार से सब उस एरिया में, जब हम महसाणा में लोगों से बात करते हैं ऋषि भाई बोलते हैं, तो मैं भी कोशिश करूँगा मैं आपको ऋषि भाई से, अगर आप ओके हैं तो इसी नाम से संबोधित करूँ। आपका एक भाई भी है जो अंबाजी में एक मेडिकल स्टोर आई थिंक अभी भी चलता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो आप इतने बड़े पहुंच गए हैं अहदे में, तो भी आज भी वो हम्बल बिगनिंग ही काम चल रहा है। भाई कभी उस तरफ नहीं आया, वो मेडिकल स्टोर चल रहा है आज भी? हाँ, वो चला रहे हैं, अभी भी वही चला रहा है। अंबाजी में ही चल रहा है? अंबाजी में करीबन 79 से वो चल रहा है। ओह, तो मतलब उनके दिमाग में ये नहीं आया कि हमारे भाई साहब आज की डेट में इतने बड़े मिनिस्टर हैं, हम जो कर रहे हैं वही कर रहे हैं? कोई भी वो कभी भी फोन भी नहीं करते ऐसे, बस हालचाल पूछने के लिए करते हैं। लेकिन क्या है कि अभी जब आप सत्ता में हो जी तो बहुत सारे लोग उनके भी करीबी रहे हैं, जी उनके भी सगे संबंधी हैं, जी। तो वो कोई ना कोई बात करता है तो वो बिल्कुल स्पष्ट मना कर देते हैं, मैं कोई सिफारिश नहीं करूँगा, आप जाओ सीधा। दैट इज गुड। आई थिंक ये गुजरात की डीएनए में दौड़ता है, गुजरात के ब्लड में है, ये मैंने देखा है। बट सर मैं आपको अभी आपके नहीं, मैं एक बात उसमें जोड़ना चाहूँगा, ये नरेंद्र भाई मोदी साहब जब 2002 में प्रधानमंत्री थे, जी। अरे मुख्यमंत्री थे, थे। प्रधानमंत्री तो बाद में जी बने, साहब, लेकिन 2002 से 2014 तक जी उन्होंने पूरा जो कार्यकाल किया तो वो वही बताते, आप कभी भी किसी की सिफारिशों में मत पड़ना। गुजरात की बेहतरी के लिए क्या हो सकता है, किसी का ट्रांसफ़र है, किसी को फेवर करना है, उसमें मत पड़ना। आप केवल न केवल वो मेरिट पे जाना है और मेरिट पे ही डिसीजन और निर्णय लेना है। 2007 में पहली बार मैं जब चुनाव जीता तो विधायकों की बैठक हुई, मुख्यमंत्री तो वो बन ही गए थे, सौगंध विधि भी उनकी हो गई थी। उस टाइम पे बोला था कि आपको ये सब में नहीं पड़ना है। और उनकी एक खासियत रही, हर 15 दिन में कोई ना कोई प्रेजेंटेशन गुजरात के लोगों के लिए बेहतर कोई स्कीम लाई है, कोई पॉलिसी बन रही है, कोई लॉ बनाने की बात है, तो सब एमएलएस को बिठा के वो सब बताते थे कि हम क्या करने जा रहे हैं। मतलब कि बहुत ट्रांसपेरेंटली ये गुजरात के विकास मॉडल की जो बात कर रहे हैं ना, वो वहीं से चालू हुआ। 2002 और 2007 बहुत सारे चढ़ाव उतार उनके भी राजनीति जीवन में आए, और आपने तो बहुत करीब से देखा। लेकिन उन्होंने कभी भी डेवलपमेंट का विचार कभी भी नहीं छोड़ा। कहते हैं ना, फाउंडेशन अगर आपका स्ट्रांग हो, जो फाउंडेशन या गुजरात मॉडल की चर्चा पूरे विश्व में जो हुई, आज भी जो आप लोग चला रहे हैं, उसमें मैं ज़रूर आऊँगा वापस। बट मैं आपसे समझना चाहता हूँ, आपको अगर मैं याद दिलाऊँ आपके पॉलिटिकल डेज के बारे में, कमरा नंबर 56 सिद्धार्थ सोसाइटी, राजमहल रोड, पाटन, उससे क्या याद आता है आपको? हाँ, वो ये नंबर सही है, कमरा नंबर 56, 56 सिद्धार्थ नगर सोसाइटी पाटन में। वहाँ पर रोटियां भी बनाते थे, सब्जी भी बनाते थे। फिर एक साल वहाँ क्योंकि रहा। हॉस्टल में आपको जगह नहीं मिली, इसलिए आपने वो वहाँ लिया। अगर मैं गलत नहीं, रिसर्च अगर हमारी सही हुई है तो। फिर मैं हॉस्टल में दूसरे साल चला गया, फिर वहाँ से निकाल दिया, तो फिर पीछे जो कॉलेज के पीछे एक बंगला था वहीं पर चला गया। तो ये 56 की छाती और 56 का नंबर कमरा, ये कुछ कोइंसिडेंट नहीं लगता आपको? नहीं, छाती 56 की नहीं होती है, जी। ये तो ठीक है, मुहावरे के तौर मुहावरे पर के तौर ठीक पे है। फेमस हो गया है। लेकिन आप कोई भी बात सोचते तो हो तो पूरा उसको फॉलोअप करके के पूरा करवाने के लिए आपको उसके लिए लगे रहना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आपने सोच लिया, बोल दिया, हो जाएगा। लेकिन कहने के बाद उसमें कहाँ तक प्रगति हुई, क्या किया, हुआ कि नहीं हुआ, ये पूरा फॉलोअप करना पड़ता है। अगर कोई भी अच्छे से अच्छा आइडिया आप जाहिर में भी बोल दो, किसी भाषण में बोल दो, मीटिंग में बोल दो, अफसरों के साथ बैठ के
चर्चा में बोल दो तो होता नहीं है। क्योंकि इम्प्लीमेंट, हाँ, हर आदमी, क्योंकि ये इम्प्लीमेंटेशन करने वाले तो अधिकारी लोग होते हैं, तो उसके पास करवाना भी पड़ता है, वो भी अच्छे रहे अधिकारी, लेकिन क्या है कि उनके साथ लगे रह के उसमें कुछ न कुछ, वो कोई भी आप सैद्धांतिक तौर पे एक बात स्वीकार करते हो तो उसको, उसके प्लस और माइनस दोनों पहलू देख के उसको कैसे बेहतरी से लागू किया जाए, उसके लिए सोचना भी पड़ता है और विचार मंथन भी करना पड़ता है। मैं जब रिसर्च कर रहा था, मैंने आपके कुछ कॉलेज के दोस्तों से बात करने की कोशिश करी पॉलिटिकल डेज के दौरान। तो जो आपके रूममेट्स थे, बाबू भाई, जीतू भाई, वो आज भी आपके साथ कहीं ना कहीं जुड़े हुए हाँ, हैं। जीतू भाई तो वो मेरे साथ मेरे कमरे में पहले साथ में ही रहते थे, जी। आज भी साथ में, आज भी साथ में चल रहे। पर मुझे ये बताया गया कि आपके जब दोस्तों से मैं बात कर रहा था तो मुझे ये बताते हैं कि उनकी विज़न की जितनी तारीफ करी जाए ऋषु भाई की उतनी कम है, क्योंकि आप बैठ के बताते थे कि पाटन का विकास किस तरीके से होगा आने वाले दिनों में, और पाटन आज भी उसी तरीके से बना है जिस तरीके से डेवलपमेंट आपने उस समय सोचा था। तो ये आपको पहले से ही था कि वहाँ पर क्या है, कोई भी आदमी है कहीं पर भी रहता है तो वो बेसिक परेशानियाँ या बेसिक जो खामियां रहती है उसके बारे में तो सोचता है। सड़क छोटी है, ट्रैफिक बढ़ गया है, तो वो सोचेगा कि बड़ी होनी चाहिए। जिस कॉलेज में मैं पढ़ता था तो बेंचेस कैसी होनी चाहिए, उसकी दूसरी फैसिलिटीज़ कैसी होनी चाहिए, वो भी उस टाइम पे जो मैं कमी महसूस करता था तो उसको अच्छे करने के लिए जो सोचते थे। पर ये विज़न हर किसी के पास नहीं होता है सर, ये भी आप मानेंगे कि जो आप विज़न आपने बताया, आई गेस कहीं ना कहीं इसलिए इंप्रेस हुए हैं लोग नहीं, आपसे। हर किसी में होता है, हर किसी में होता है। कहीं पर भी कोई लेकिंग रहता है तो उसके माइंड में आता है, बोल नहीं पाते लोग, बोल नहीं पाते, शब्द दे नहीं पाते हैं, वही है। बात तो समझते हैं, ये दिमाग में आ जाती है पर बोल नहीं पा रहे। बहुत बड़े धर्मात्मा, साधु संत व्यासपीठ से बहुत सारी बातें बोलते हैं जो हमें पता ही है, नहीं पता है ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो जब बोलते हैं तब हमें लगता है कि नहीं ये बात सही है, ये बात सही है। पर आपकी हम्बलनेस यही बताती है, आप किसी चीज़ का क्रेडिट लेना नहीं चाहते, आई एग्री। बट मैं आपको आपके जनरल सेक्रेटरी के, आपने इलेक्शन के जिक्र किया, हम बात कर रहे थे, जब आप उस दौरान जनरल सेक्रेटरी के पद पे खड़े हुए, चुनाव की जब घोषणा हुई, तब रिसर्च के द्वारा हमें पता चला कि आपके सामने एक महिला प्रतिद्वंदी खड़ी थी। तो आपको कुछ याद आता है, अगर आपको मैं पुराने दिनों ले जाता हूँ तो? उस टाइम पे क्या हुआ कि पूरा मैं बिनहरीफ होने वाला था, कोई वैसे वहाँ पर कंपटीशन भी नहीं था, लेकिन एक आदमी ऐसा था, एक लड़का, मेरा दोस्त ही, आज भी दोस्त है, लेकिन उसने किसी न किसी तरह उसको खड़ा कर दिया। अच्छा। उसको 2 या 3 वोट मिले, 20 वोट थे टोटल, सीआर क्लास रिप्रेजेंटेटिव 20 थे, तो मुझे 17 मिला, उसको 3 मिला। ये तो होता रहता। पर कॉलेज के दिनों के आपके जो पॉलिटिकल डेज और पॉलिटेक्निक जो डेज के बारे में, अगर कोई लड़का होता तो मैं खड़ा नहीं रहने देता, लेकिन ये लड़की थी तो मैं क्या कर कुछ नहीं कर सकते, पर फाइनली जीते आप ही। बट मुझे ये भी बताया गया रिसर्च के दौरान कि एनुअल डे के जो फंक्शंस होते थे आपके, उसमें जो प्रोग्राम्स होते थे, उसमें जो एक पॉन्ड में लड़का लड़कियों की चिट रख दी जाती थी, फिर वो आके बोलते थे आपको कुछ याद आता है उन दिनों के बारे में, जब हम आपको खींच के ले जाने की कोशिश कर रहे हैं पीछे? नहीं, मेरा कॉलेज बहुत आउट ऑफ सिटी था जी, और पास में एक गांव था, थोड़ा नोटोरियस भी था, तो सब लड़कियां वहाँ पर प्रैक्टिस करने के आने के लिए उसके माँ बाप तैयार नहीं होते थे, तो फिर मेरे दोस्तों की टोली के साथ मैं लेने भी जाता था, और ये प्रैक्टिस होने के बाद सबको घर पे ड्रॉप करने भी मैं जाता था। साइकिल भी, वैसे वहाँ पर तो साइकिल थी, तो पेरेंट को भी लगे कि भाई मेरी बच्चियाँ जो कॉलेज में प्रैक्टिस करने जा रही है तो सेफ रहेगी। बट अब आपका जब पॉलिटेक्निक आपने ख़त्म किया, डिप्लोमा आपका जब ख़त्म हुआ, उसके बाद आपकी गवर्नमेंट की जॉब लगी, एक अच्छी खासी जॉब, जो हम सबको बताया गया, मिडिल क्लास फैमिली से जो लोग आ रहे हैं उनको ये बताया गया कि आप जीवन में अगर आपकी सरकारी नौकरी लग गई तो यू आर टेकन केयर, आपकी शादी हो जाएगी, आपका घर अच्छे से हो जाएगा। पर आपने जॉब, वो सेक्शन ऑफिसर की जॉब, अपने फ्रेंड जीतू भाई के कारण छोड़ दी क्योंकि उनका ट्रांसफ़र हो गया। तो आपको उसके बारे में कुछ याद आता है कि जॉब छोड़ने का विचार क्यों आया, कि जीतू भाई का ट्रांसफ़र हो गया इसलिए आपने छोड़ी जॉब? नहीं, ऐसा भी नहीं था। जीतू भाई का ट्रांसफ़र, हमने दोनों ने करीबन साथ ही जॉब छोड़ी। मैंने 6 महीने पहले छोड़ी, उसने 6 महीने बाद छोड़ी। लेकिन ये जॉब का सिलसिला ऐसा था कि मुझे 2-3 चीज़ों में बहुत ऐसे, बस में जाके खड़ा रहना, भीड़ के अंदर चढ़ना,
वो पहले से पसंद नहीं था। वेट करना पसंद नहीं बिकॉज था। यू मेंट फॉर समथिंग एल्स। हाँ, तो मैंने सोचा कि यार अपनी Destiny। अपनी गाड़ी होनी Destiny चाहिए, कहते हैं इसे। लेकिन ऐसे सैलरी में तो गाड़ी आ नहीं सकती। ज़्यादा से ज़्यादा स्कूटर आया था और 4 व्हील लाने के लिए कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। तो फिर सोचा कि ये थोड़ा बिजनेस भी कर ले, थोड़ा बिजनेस करके, और फॉर्चून ही होता है। कोई सोचता है कि मैं ऐसा करूँगा वैसा होगा, ऐसा नहीं होता है। लेकिन उस टाइम पे थोड़ा बहुत सैलरी क्लास पीपल थे, तो 5-1 हज़ार बच्चे थे, 5000। तो एक प्लॉट लिया। ये कितने साल की नौकरी रही थी आपकी उसमें? करीबन ये 84-5 की बात है, 4-5-6 की बात है। तो एक प्लॉट लिया। जब मैं पैदा हुआ था उस समय की बात है। एक प्लॉट ले लिया जी। और 15 दिनों में वो 15,000 में बिक गया। ओहो, तो सोचा कि ये चल सकता है धंधा। ये तो बिजनेस तो गुजरातियों के डीएनए में चलता है। आप काटे तो फिर business थोड़ा ही नहीं थोड़ा करेगा। करता है, 1 मकान बनाए, 2 बनाए, 4 बनाए, सोसाइटी बनाई, और फिर चलता गया। और क्योंकि पहला कंसेप्ट मेरा ये था, कोई भी आदमी मकान बनाता है जी। तो अपना पूरे जीवन भर की कमाई पूंजी उसमें लगा देता है उसके पूंजी पीछे। लगा देता है। Very well said। और कुछ बचा के वो ये लगाता है, कुछ उसके पास नहीं है तो कहीं से बोरो करता है, सगे संबंधी के पास लेता है, लोन लेता है, फिर मकान बनाता है। तो उसमें कहीं पर भी अगर आप उसका स्लैब खराब करोगे तो वो तो नहीं बदल सकते, उसका मैसनरी बनाओगे तो वो तो नहीं बदल सकते। तो पहले से एक कंसेप्ट बना लिया था कि क्वालिटी तो घर की देनी है, क्योंकि वो पैसा दे रहा है। अगर आपको अपने बिजनेस में मुनाफा अच्छा नहीं लगता है तो थोड़े ज़्यादा कीमत में घर बेचना है, लेकिन कभी भी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। इसी वजह से सब लोगों ने विश्वास करना चालू कर दिया कि ये लोग बना रहे हैं तो उसमें तो अच्छा ही मकान होगा। अच्छा ही होगा। और आप नहीं मानोगे, करीबन 8 या 10 सोसाइटियों में तो हमने, ये सचिदानंद जी है ना, उनके हाथ से सोसाइटी वालों ने बिल्डर का सम्मान करवाया। उस टाइम पे तो बिल्डर का नाम बहुत खराब था। मैं 84, 86, 87, 89 की बात कर रहा हूँ। भरोसा नहीं करते थे लोग। बट आपने वो बिल्ड किया ट्रस्ट। फिर क्या हुआ कि मेरे साथ वहाँ पर जितने भी, ये छोटा सा कस्बा है विसनगर, तो सभी लोग सुधरने लगे। फिर आज की तारीख के अंदर ये क्वालिटी वाला कंसेप्ट बिल्कुल बैठ गया है। कुछ भी करो, आपको नहीं परवड़ता है तो थोड़े पैसे ज़्यादा मांग लो, लेकिन क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। आज सभी लोग, रेरा भी अब तो आ जी, गया जी, है। अब तो बहुत- हाँ, रेरा भी आ गया। लॉस ऐसे बन गए हाँ, हैं कि laws जो ऐसे कंज्यूमर बन के गए। फेवर में है। लेकिन उस टाइम पे ये क्वालिटी इंप्रूवमेंट का काम मैंने जो चालू किया, उसके पीछे सबको लगना पड़ा। सबको लगना You built a compulsory path। हो गया। आपने Yes। फाउंडेशन तय करी और इसी कारण आज तिरुपति सर्जन लिमिटेड आई थिंक बीएससी में लिस्टेड भी है एंड स्टिल कंटिन्यूइंग विद व्हाटएवर ग्रोथ पाथ दैट यू लेड, पीपल हु आर रनिंग इट ऑलरेडी। लेकिन मैंने तिरुपति सर्जन से 2007 में मुझे जब एमएलए बना तब से सोच लिया था। मैंने रिसाइन भी कर दिया है। अब वहाँ पर मेरा कोई वो सीधा कोई संपर्क भी नहीं है। अच्छा, तिरुपति सर्जन में आपका कोई अभी डायरेक्ट 2007 के बाद जी अर्थोपार्जन का काम बोलते हैं ना, मैंने बंदी किया, क्योंकि बेटा ने बहुत अच्छी तरह से संभाल लिया था। और मैं ये मानता हूँ जितनी ज़रूरतें कम, इतना आप सुखी। जी सर। तो अभी वो आपका पुत्र चला रहे हैं कंपनी? उन्हीं बहुत सारे पार्टनर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं। अच्छा, ओके, बट ही इज ऑल्सो पार्ट। अच्छा, तो बट मैं आपसे जानना चाहूँगा कि उस दौरान शायद आपके किसी मित्र से मैं बात कर रहा था, MK पटेल, तो उन्होंने बताया कि जो शायद लॉयर हैं, उन्होंने बताया कि एक बार हम गांधीनगर गए तो विधानसभा के बाहर खड़े होके ऋषि भाई ने बोला कि एक दिन मैं इसके अंदर जाऊंगा और चेंज करूंगा। आपको याद आता है कुछ वो लम्हा जब आप विधानसभा बाहर बैठ के बात कर रहे थे? हमारे वहाँ एक कांची भाई करके बहुत हमारे बीजेपी के जी बहुत अच्छे कार्यकर्ता थे। उनका एक मीटिंग के दौरान 94 के आसपास कड़ी में मीटिंग थी, उनका देहांत हो गया। उनका स्वर्गवास जो स्मशान यात्रा निकली, तब मैंने सोचा था मैं एमएलए बनूंगा। वाह, तो थॉट दिमाग में क्लियर आ गया था कि ये करना ही है। बट मैं लेट मी जस्ट पुट नहीं, वो थॉट इसीलिए आया जी कि कई बार एमएलएज वगैरह जो पॉलिटिक्स चलता था, केवल पॉलिटिक्स चलता था। मैं ये मानता हूँ हमारे गुजरात में राजकारण बोलते हैं, राजकारण और राजनीति, सत्ता पाने के लिए जो करते हैं वो राजकारण है, और फिर प्रजा के लिए जो करते हैं वो राजनीति है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो राजनीति में आप तो ये राजनीति जो सिखाई हमने, तो मोदी साहब ने सिखाई।
आई थिंक आप इंस्पायर करेंगे लोगों को ये बात बोल के। कि हम आज जीते हैं तो आप कभी भी ऐसा मत मानना कि ये कांग्रेस वाला है, इसने वोट दिया उसने नहीं दिया, आप ऐसे नहीं सोचना है। आपको सब जगह पे सरकार की जितनी भी योजनाएं, चाहे व्यक्तिगत हो या सामूहिक हो, आपको पहुंचाना ही है। और राजकारण करना तो इलेक्शन के 6 या 3 महीने में हम कर लेंगे, बाकी तो केवल डेवलपमेंट पे फोकस करना है। ये बात मुझे बहुत ही दिमाग में आपने बांध लिया। आई थिंक आप जो बता रहे हैं मैंने कभी भी, आज नहीं मानोगे आप, कभी भी कोई भी कहीं से कोई छोटा बड़ा काम लेके आता, मैं कभी नहीं पूछता कि तेरे गांव में प्लस मिला माइनस मिला, तेरे बूथ में से क्या निकला, कितने वोट आए? कभी नहीं पूछता। कितने वोट आए, कितने वोट कभी नहीं पूछता। कि काम लेके आया है, हक हम लेके आप जहां बैठे हैं वो आपका फर्ज है वो काम को कर्तव्य करता है। निभाने का। तो बट आपने जैसे ऑनरेबल प्रधानमंत्री साहब की बात करी, उन्होंने जो फाउंडेशन गुजरात मॉडल का किया उस पर हम आएंगे वापस। पर 2002 में मुझे बताया गया कि आपको उनके द्वारा ही बोला गया कि आप चुनाव लड़ें, बट किसी कारणवश आप उस समय नहीं लड़ पाए, तो 2007 में आपने चुनाव लड़ा और नहीं जीते। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं थी। अच्छा। हमारे यहाँ जो एमएलए थे, मैं भी वैसे पार्टी का काम करता था, लेकिन कैसे कि इलेक्शन आया, तहसील का आया, कॉरपोरेशन का आया, विधानसभा आया, लोकसभा का, 1 महीना काम कर लेते थे, फिर बाद में उस तरफ नहीं जाते थे क्योंकि मुझे घर भी चलाना था। तो वो पार्टी का जीत तय हो जाए, निश्चित हो जाए, इतना काम कर लेते थे और पूरा वो सोच लेते थे कि ये 2 वार्ड में संभालूंगा, उसमें काम करूंगा, तो उस पर ही फोकस रख के वो काम करके वो जीत जाए। फिर जीतने के बाद जो भी जीता हुआ उम्मीदवार है उसको कॉन्ग्रेचुलेशन भी नहीं कहने के लिए नहीं जाता था। पर 2007 में आपको मोदी जी लेके आए थे विजयनगर से, उन्होंने इंस्पायर किया आपको लड़ने के लिए? नहीं, मैंने टिकट मांगी थी और मुझे मिली। आपने मांगी और आपको टिकट मिली और आप वाकई मैंने वैसे ही दे रखा था, सब लोग मांग रहे थे, मैंने सोचा मैं भी नो हार्म क्लेमिंग इट, जो जिस तरीके से मुझे भी पता नहीं था टिकट मिलेगा, लेकिन भाई सब मांग रहे हैं तो हम लिस्ट में नाम तो आएगा। गुजराती डीएनए में है कि बोलने में क्या जाता है, बात तो कर सकते हैं। बट मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि ये कहावत है कि दिल्ली जाने का रास्ता गुजरात से निकलता है और कहीं ना कहीं विजयनगर और वडनगर के बीच में सिर्फ 11 किलोमीटर का दूरी है। तो हम आपको कभी दिल्ली की पॉलिटिक्स में देख पाएंगे आने वाले दिनों में? कोई रास्ता कहीं से नहीं जाता है। आप समझ लो, रास्ता जो जाता है कहीं पर भी, आप पॉलिटिक्स में जाओ, आप कुछ भी बहुत सारे कार्यकर्ता काम करते हैं, लाखों करोड़ों कार्यकर्ता काम करते हैं, करीबन 10-12 करोड़ तो हमारे बीजेपी के प्राथमिक सदस्य रहे, लाखों में हमारे सक्रिय सदस्य भी होंगे, बहुत सारे को तहसील का चुनाव लड़ने मिलता है, किसी को कॉरपोरेशन का मिलता है, किसी को ये मिलता है, बहुत कम लोगों को मिलता है। लेकिन कार्यकर्ता क्या है कि मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो हम काम करते रहेंगे। इस हिसाब से जहाँ पर भी काम का दायित्व मिला तो वो करते हैं। दिल्ली की बात नहीं करते, गुजरात पे वापस आ जाते हैं। मैं एक चीज़ समझना चाहता हूँ आपसे कि कहीं ना कहीं जो माननीय गृह मंत्री साहब भी हैं अमित भाई, ये भी कहा जाता है कि आप उनके बहुत करीबी रहे हैं और उनकी कठिनाई के दिनों में आप सबसे ज़्यादा स्ट्रांग पिलर के जैसे थे। तो आपके उनके साथ भी संबंध अच्छे रहे? उनके साथ क्या लर्निंग रही है आपके जीवन में? अमित भाई हो, नरेंद्र भाई हो, सभी कार्यकर्ताओं को एक ही नज़र से देखते हैं। जी। छोटी बहुत गलतियां भी होती है तो सुधारते हैं, ठपका भी देते हैं, वो थोड़ा बोल भी देते हैं कि ये नहीं चलेगा, वो करना है, वो करना है। मतलब ये कैप्टन ऑफ द शिप का जो रोल होता है, कभी डांट भी देते हैं। वो सभी नजदीकी कार्यकर्ता हैं। पर आपके ये बात सही है कि जब कठिनाइयों का दौर था आप तो स्ट्रांग साथ में खड़े हुए थे, ये कहा जाता है अमित भाई साहब के टाइम, उस दौरान जब जरूरत थी। नहीं, जरूरत तो उन्होंने जो संघर्ष किया है अमित भाई ने, उनकी संघर्ष के दिनों की बात, संघर्ष के दिनों की बात, तो वो तो मेरी फर्ज भी है। कुछ भी उस टाइम पे कठिनाइयों के दौर में कोई काम बताया गया तो मैं करता था। आपने कर्तव्य समझ के उसको निभाया। खैर, पर आज की डेट में आपको ऋषि भाई बीजेपी का स्टार प्रचारक भी माना जाता है। आप अमरावती गए, 7 दिन बैठ के आए, आप वाराणसी के चंदौली में, अमरावती में मैं पूरे 32 दिन रहा। 32 दिन, देखिए आप 32 दिन हो गया, आप चंदौली गए, वाराणसी में, राजस्थान गए, तो आप स्टार प्रचारक के तौर पर, स्टार प्रचारक के तौर पे नहीं, मैंने संगठन का भी काम किया है जी। मेरा दायित्व ये बनता था कि जहाँ पर अभी गए हो तो वहाँ का संगठन कैसे काम कर रहा है, कोई मन मुटाव है तो उसको ठीक करना है, कहीं पर व्यवस्था नहीं है तो वहीं के कार्यकर्ता करते हैं।
स्टार प्रचारक के तौर पे नहीं, लेकिन संगठक के तौर पे गए थे कि वहाँ पर जाके ठीक ठीक ठाक कर ले, बूथ की व्यवस्था है, बस वैसे ही काम करना था। और वो ठीक होते ही रिजल्ट तो आते ही। आई थिंक आपने अपना रोल निभाया। आई एम श्योर यू आर नॉट एक्सेप्टिंग दिस क्रेडिट, आई अंडरस्टैंड दिस। बट मुझे एक चीज़ समझना है आपसे कि जो गुजरात मॉडल की हम थोड़ी देर पहले आपसे बात कर रहे थे, जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी यहाँ पे चीफ मिनिस्टर थे, उनके काम को पूरी दुनिया ने देखा, इसलिए उनको सर आंखों पे लाके दिल्ली में बैठाया गया प्रधानमंत्री। वो मॉडल जो था, पीएम जय का मॉडल हो, जो महायोजना आयुष्मान भारत की बात करते हैं, हर घर से जल की योजना आप बात कर लीजिए, आप वाइब्रेंट ग्लोबल समिट जो आज डेट में हर राज्य कर रहा है, तो आप लोग मिलके आज भी उस योजनाओं को उस तरीके से चला रहे हैं भूपेंद्र भाई के साथ मिलके? आपने मॉडल की बहुत अच्छी बात करी। नरेंद्र भाई ने कोई मॉडल बनाने की नहीं सोची थी, उन्होंने तो सोचा था कि हर घर के लिए पानी पहुंचे, स्वास्थ्य की सुविधा अच्छी हो, रोड का नेटवर्क अच्छा हो, यहाँ पर बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट हो, हर घर को बिजली पहुंचे। और 2012 के अंदर हर घर के लिए जो गरीब घर हैं उनके लिए स्वास्थ्य के लिए माँ कार्ड, माँ वात्सल्य कार्ड, ये सब सोच के लोगों के लिए किया। और करते करते ये मॉडल बन गया कि भाई गुजरात मॉडल। तो क्या स्वास्थ्य के लिए ये, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ये, बिजली के लिए ये, पानी के लिए ये, मतलब ये मॉडल बाद में बना। पहले तो डेवलपमेंट के नाम पे हर कॉर्नर पे कहाँ जहाँ पर भी कोई ना कोई बाकी रहता है उस पर उन्होंने फोकस किया और ठीक ठाक किया। मतलब वो मॉडल बन गया कि वो ऐसा सोचने वाला कहीं पर भी देश में नहीं था। इसीलिए जब भी कोई बाहर से आता था, कोई व्यापार के लिए आता था, कोई घूमने के लिए आता था और गुजरात को देखता था कि भाई लॉ एंड ऑर्डर कैसा है, यहाँ पर कभी दंगे नहीं होते हैं, यहाँ पर सड़कें अच्छी हैं, यहाँ 24 आवर बिजली है, यहाँ पानी की कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखते थे और ये सोचते थे कि काश मेरा राज्य भी ऐसा होता। तो वो सीएम तो हर जगह बन नहीं सकते थे, तो सब लोगों ने मिलकर के साहब आप पीएम बन जाओ जी, आप सेंट्रल पूरे देश हाँ, पूरे देश को चला। पर जो गुजरात मॉडल है मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं जो योजनाओं के अलावा, जैसे भूपेंद्र भाई पटेल जब सीएम बने, आई डोंट थिंक सो किसी को पता था कि वो बनने वाले हैं। जिस तरीके की स्टोरीज भी आई कि वो सबसे पीछे बैठे थे, जब उनका नाम अनाउंस हुआ वो भी सरप्राइज थे। ये बीजेपी है, ये बीजेपी है। बट ये गुजरात मॉडल जो सीएम का था, ये मॉडल तो हर राज्यों में अभी इम्प्लीमेंट हो गया। राजस्थान में आप देख लीजिए, छत्तीसगढ़ में आप चले जाइए, एमपी में चले जाइए, दिल्ली में जाइए, आप किसी को नहीं पता था कि रेखा गुप्ता जी बनने वाली है। तो ये मॉडल गुजरात का तो हर जगह ही चल रहा है। वो अच्छा है, मॉडल भी अच्छा है, विकास का मॉडल भी अच्छा है और कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी देने का मॉडल भी अच्छा है। अच्छा, वेरी ट्रू। बट मैं आपसे एक चीज़ और समझना चाहता हूँ कि जहाँ हम कि लॉ एंड ऑर्डर के बारे में मैं खुद पर्सनली बता सकता हूँ, क्योंकि मैंने नवरात्रि के 9 दिन गुजरात में बिताए हैं, क्योंकि बिकॉज मेरी धर्मपत्नी यहीं की है, बड़ौदा की। जो मैंने देखा है यहाँ पे, रात में महिलाएं 2 बजे भी 2 किलो सोना पहन के चले जाएं तो सुरक्षित मानती हैं अपने आप को। ये क्रेडिट आप लोगों को जाता है कि आपने इस लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखा है। बट पिछले कुछ दिनों में गुजरात में, खासकर पिछले 6-7 महीनों में, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर क्वेश्चन उठे नेशनल मीडिया में भी। उसके बारे में आपका क्या कहना है? ये छोटी मोटी घटनाएं बनती है, इसमें मैं इनकार नहीं करूँगा। एक्सीडेंट वाला है, कहीं पर मारामारी होती है, ऐसे सब चैनलों पे भी। डीजीपी को आना पड़ता है कि 100 घंटे में लिस्ट बनाई है जितने शरारती तत्व है। नहीं, मतलब ये थोड़ा लौका भी इश्यू इसलिए था कि ऐसे 2 ग्रुप सामने आ गए। कई बार पर्सनल इश्यूज़ की वजह से 2 लोग सामने आ गए, तो आपके पीछे रहने वाले लोग और दूसरे के पीछे रहने वाले लोग सामने भिड़ गए। इश्यूज़ बहुत नहीं होते, लेकिन ऐसी जाहिर में कोई भी इंसिडेंस बनता है तो उसके लिए भूपेंद्र भाई पटेल ने बिल्कुल कह दिया है, उसको जो तरीके से समझाना हो समझा दो। दादा का बुलडोजर चल रहा है। हाँ, ये दादा जिस तरह से समझाना हो समझा दो। ऐसा मुझे नहीं लाइन चल पड़ी है ऐसा गुजरात मुझे नहीं चाहिए। दादा का बुलडोजर वाली बात सही है, और बुलडोजर चलाया जा रहा है। हाँ बिल्कुल, पर आप सही मानते हैं इस चीज को? इसमें अगर कहीं पर एंक्रोचमेंट है, सरकारी जमीन पे मकान बना दिया है, गौचर की जमीन पे मकान बना दिया है, कॉरपोरेशन की जमीन पे मकान या दुकान बना दिया है, और वहीं बैठ के अगर कोई असामाजिक प्रवृत्ति करता है तो वो कितना सही है? उसको वहाँ उसका ठेका करने का तो इजाज़त नहीं दे सकते। आपको शेल्टर सरकारी जमीन पे मिले और वहाँ से आप दादागिरी करो,
तो नहीं चलेगा। तो नहीं चलेगा, तो दादा का तो बुलडोजर आपका चलेगा। शेल्टर ही निकाल लेंगे। तो दादा का बुलडोजर चलेगा। बिल्कुल चलेगा। तो ये जो आपके राज्य में जो डीजीपी साहब ने लिस्ट बनवाई थी, उस लिस्ट का हुआ क्या फिर? इम्प्लीमेंट हो रहा है। इम्प्लीमेंट हो रहा है? हो रहा है। जितने भी नाम आए, हाँ, 8,376 नाम थे, अगर मैं गलत एक नहीं बार हर्ष भाई ने और सीएम साहब ने तय कर लिया था कि हर सिटी के अंदर ऐसे छोटे बहुत बड़े छोटा काम करते हैं, कोई बाहर नहीं आया लेकिन भी असामाजिक प्रवृत्ति करते हैं, तो उसका लिस्ट बना के क्या करता है, कहाँ रहता है, उस पर वॉच रखनी है। वो अभी भी चालू है, वो क्या कर रहे हैं, उसकी डेली रूटीन क्या रहती है, वो आज भी पुलिस हाँ ट्रैक हो रहा है। तो मतलब आप ये बोल रहे हैं, गुजरात जो भी लोग हमें देख रहे हैं गुजरात में, गुजरात के बाहर बैठे हुए अभी लाइव, आप अश्योर कर रहे हैं कि गुजरात की जो कानून व्यवस्था है आज भी कंट्रोल में है, सरकार इज इन फुल कंट्रोल, अच्छी है। 7.25 करोड़ की आबादी है जी। और इस आबादी में कभी हाथापाई भी हो जाती है या चाकू भी चल जाता है, तो ये पूरे पब्लिक को इफेक्ट नहीं करना चाहिए, डर का माहौल नहीं पैदा होना चाहिए। हालांकि यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी गैंग भी नहीं है, लेकिन छोटे छोटे लोग जो ग्रुपों में बटे हुए हैं उनका भी झगड़ा होता है, तो वो नहीं होना चाहिए। ये हमारी सरकार, भूपेंद्र भाई की सरकार पक्के तौर पे मानती है। तो मतलब दादा का बुलडोजर चलेगा अगर कभी भी ऐसा कुछ हुआ? सवाल बुलडोजर का भी नहीं है, गलत जगह पे, मतलब कि अपनी जगह नहीं है और आप शेल्टर बना दो, दुकान बना दो, इलीगल आप करो तो वो नहीं चलेगा। वो मैसेज भी देना जरूरी है, मतलब जितने हुए हैं दूसरा तो नहीं बनेगा। सोचेगा एक आदमी अगली बार पक्का सोचेगा कि मुझे गौचर पे मकान नहीं बनाना है, सरकारी ज़मीन पे नहीं बनाना है, अगर मैंने बना भी लिया है तो शांति से मुझे जीना भी है। दिस इज स्ट्रॉन्ग मैसेज फॉर पीपल हु आर डूइंग इट, दिस इज ग्रेट। बट मैं आपसे एक चीज़ और भी समझना चाहूँगा कि गुजरात गांधी जी का राज्य है, गुजरात ड्राई स्टेट है, पर गाय भगाए न्यूज़ में हम पढ़ते रहते हैं, जब भी लोकल पेपर आप पढ़ें कि बूटलेगर पकड़ाए गए, यहाँ ये आदमी दारू पी के पकड़ाया गया गाड़ी चलाते हुए, आप लोग सख्त भी हैं सरकार के तौर पे, बट हाउ डू यू इंश्योर कि इस चीज़ को और स्ट्रांगली इम्प्लीमेंट किया जाए गुजरात में? क्योंकि गुजरात में आने के लिए मैं आपको कह सकता हूँ कि मेरा ताल्लुक दिल्ली से, बहुत सारे लोग जो मैं गाहे बगाए अपने दोस्तों यारों से बात करता हूँ, हर कोई कहता है कि हमें गुजरात में जाकर सेटल होना है। जो आपने छवि गुजरात की बनाई है कि लॉ एंड सिक्योरिटी में सबसे सेफ है, वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी चरमराती हुई दिखी है कुछ दिनों में, तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर जो दारूबंदी है पास्ट में थी, वर्तमान में भी है और फ्यूचर में भी रहेगी। आप हटेंगे नहीं हटाएंगे, क्योंकि गिफ्ट सिटी वगैरह में आप लोगों ने थोड़ा रिलैक्सेशन दिया था। वो किस्सा अलग था, क्योंकि वहाँ पर इंटरनेशनली और नेशनली इंटरस्टेट लोग आते हैं और वो वहाँ पर उसके हिसाब से उसका रहन सहन रहता है। तो यहाँ पर बिजनेसेस बढ़े और ये तो फिनटेक सिटी है, पूरे वर्ल्ड के साथ जुड़ी है, तो उसका भी वो आने वाले मेहमानों का ख्याल रखते हुए ये पॉलिसी केवल गिफ्ट सिटी पूर्ति ही बनी है, पूरे पर नहीं है। तो यहाँ पर भी दारूबंदी का बहुत कड़क ही अमल है, लेकिन हमारी जो सीमाएं हैं राजस्थान से सटी हुई है, एमपी से सटी हुई है और महाराष्ट्र से सटी हुई। कुछ न कुछ लोग ऐसे तरीके निकाल लेते हैं और यहाँ पर उसको लाके डंप भी कर देते हैं और उसका सेल भी कर रहे हैं। हालांकि नहीं होना चाहिए, फिर भी थोड़ा बहुत तो कहीं कहीं हो जाता है, आप देखते हो जाता है, मैं इससे इनकार नहीं करूँगा। भाई आपको इंश्योर कैसे करेंगे कि ये जो इम्प्लीमेंटेशन रहे? हाँ, तो मैं ये बताता हूँ कि हर जगह पे जो गरीब तबके के लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, उनके लिए ये दारू लेने के लिए बहुत सारे, मतलब ये इलीगल लेने के लिए भी बहुत सारे उसको प्रयत्न भी करने पड़ते हैं और बहुत डरते, मतलब उसका जो मास स्केल में जो घर तक दिल्ली में पहुंच गया, ऐसा तो हमारे यहाँ नहीं होता है। हमारी महिलाएं इसीलिए सुरक्षित है क्योंकि दारूबंदी है। बिल्कुल सही, आई थिंक यही आपकी हर महिला गुजरात की मानती भी। बट मैं आपसे एक चीज़ समझना चाहता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है, किसी ने मुझे आते समय बताया था ये फ्लाइट में कि गुजरात में आज की डेट में ज़्यादातर जो माइग्रेट पॉपुलेशन आ रही है वो हिंदी राज्यों से आ रही है, यूपी, बिहार और राजस्थान से जो लोग रह रहे हैं यहाँ के। अभी इज़ दैट अ प्रॉब्लम कि जो आज डेट में इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही हैं या जो थोड़ा बहुत क्रिमिनल एक्टिविटीज़ बड़ी, इसका प्रॉब्लम मानते हैं आपके लोग बाहर से जो आके बस रहे हैं? क्योंकि गुजराती लोग कहते हैं यहाँ के तो बहुत शांतिप्रिय लोग हैं। गुजरात के लोग यहाँ पर यहाँ पारसी आए जब, तो उसको ये गुजरात ने पहले एक्सेप्ट किया
और पारसी वैसे यहाँ पर जैसे गुल मिल गए, यहाँ पर भी बिहार से आने वाले, यूपी से आने वाले और उड़ीसा से भी आने वाले, हर राज्यों से आते हैं। यहाँ काम धंधा है, यहाँ रोजगार है, इसीलिए आता है। यहाँ प्रगति है, जो आप मॉडल की बात कर रहे हो वो यहाँ पर एस्टेब्लिश हुआ है, इसलिए आ रहे हैं और बहुत सारी संख्या में आ रहे हैं। करीबन आप नहीं मानोगे, बिहार से यहाँ काम करने वाले 15 लाख होंगे। 15 लाख लोग 15 बिहार से यहाँ गुजरात में होंगे। अगर उसमें से 1, 2, 4, 5, 6 छुटक मुटक कोई छोटी बड़ी वारदातों को अंजाम देता है तो उसका मतलब ये नहीं कि बिहार के लोग ऐसा कर रहे हैं, ऐसा नहीं बोल सकते। दिस इज वन साइड ऑफ परसेप्शन जो मैं आपको, मेरे किसी ने कहा, ये पूरा भारत ही है, गुजरात एक पूरा भारत है, विभिन्न तरीके के लोग सभी जगह से। और आपको एक बात बताऊं, ये गुजरात के अंदर समुद्र तट भी है, जंगल विस्तार भी है, पहाड़ी विस्तार भी है, रण विस्तार भी है, मतलब ये बहुमुखी आयामी हमारी जमीन है, सारे नेचुरल रिसोर्सेज से भरा हुआ यहाँ पर। यस यस, वो इसलिए कहते हैं ना, अमिताभ बच्चन भी कहते हैं गुजरात नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, यहाँ खुशबू है हर चीज़ की। बट मैं आपसे समझना चाहूँगा कि क्योंकि हेल्थ और फैमिली वेलफेयर आप डिपार्टमेंट आपके पास है, उस जो कांड में ख्याति वाला जो हुआ, हालांकि गवर्नमेंट ने बहुत प्रोएक्टिव दिखाया, तुरंत 2 FIR उसके अगेंस्ट करी, पर जो 2 जानें गई उसके बाद आप लोगों ने क्या लर्निंग ली उस चीज़ से जो आपने देखा हुआ गुजरात में? क्योंकि एक जो ये कांड हुआ जो कहते हैं हम शुद्ध हिंदी में, ये नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया में भी लिखा गया, तो उसके बाद हमने कुछ लर्निंग करी, आपने प्रोएक्टिव जो करना था लोगों को अंदर डाला, तुरंत गुजरात पुलिस एक्टिव हुई, आप खुद आए, उसके बाद कोई लर्निंग देखी आपने इस पर हमारी जो हुई है? जो ख्याति वाला इंसिडेंस हुआ, हालांकि जो प्रोसीजर था कि कैसे उसको अनुमति देनी है कि भाई तू ऑपरेशन कर, इमरजेंसी हो तो हम तुरंत ही उसको दे देते हैं, वो पूरा SOP था। लेकिन कई लालची लोग ऐसा ये इंसिडेंट से लगा कि उसका गलत फायदा भी ले सकते हैं, तो उसके लिए हमने पूरी SOP को बदल दिया है, उसको थोड़ा हार्ड भी कर लिया है। इसकी वजह से कोई न कोई, अभी कोई किसी को हार्ट का ऑपरेशन करवाना है तो उसको पूरा उसका वीडियो बना के उसको डाल देना है। पहले पेपर में देते थे, हार्ड पेपर में देते थे, भाई कहाँ पर ब्लॉकेज है वो दिखा दे, तो उसमें गलती की गुंजाइश थी। लेकिन अब हम पूरा जो वीडियो है एंजियोग्राफी का वो मांग रहे हैं। वो दीजिए। उसमें हमने 4 जगह पे, हमारा जो PMJY का फंड है 4 जगह पे ज़्यादा जाता है, एक हार्ट में, कार्डियक में, नीव रिप्लेसमेंट में, नियोनेटल में और कैंसर में। करीबन 60% या 65% टोटल PMJY का वहीं जाता था, तो वो चारों में SOP बना के वो इम्प्लीमेंट भी कर दिया है। बहुत सारे विरोध भी आते हैं, हॉस्पिटल खुश नहीं है, हॉस्पिटल आपसे बहुत खुश नहीं है। आई वाज टॉकिंग टू फ्यू ऑफ देम ऑफलाइन। वो थोड़ा रहेगा, लेकिन हम मानते हैं कि पैसा गलत नहीं जाना चाहिए, ऐसा नहीं, लेकिन किसी को गलत, किसी का ऑपरेशन भी ना हो, किसी का इलाज ना हो, वो पहली बात है हमारे लिए। बट इसके अलावा क्योंकि आपके पास हायर और टेक्निकल एजुकेशन भी है, एजुकेशन में गुजरात में बहुत काम हो रहा है, लिटरेसी रेट बहुत बड़ी है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आई थिंक ऑलमोस्ट 80% पे गुजरात खड़ा है आज के डेट में लिटरेसी रेट पे। बट गाहे भगाए कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो अट्रैक्ट करती है अटेंशन मीडिया का भी। जो 2024 में गोधरा में नीट का पेपर लीक हुआ, पूरा सेंटर जय जलाराम स्कूल आ गया, तो आप उसको कैसे देखते हैं कि ये कैसे हो गया? एक ही सेंटर में पूरा पेपर लीक हो गया और बताया गया कि 10-10 लाख रुपए में लोगों को पास करने की बात कर दी गई थी, ये क्या था? अकेले गुजरात से हुआ ऐसा नहीं था, आई थिंक बहुत स्टेट्स भी थे, पटना भी था, सेंट्रल से एग्जाम लेते हैं। लेकिन ये पूरी जो व्यवस्था बनाते हैं ना, तो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, वो अच्छे से बनाती है। लेकिन कई बार जो बीच के एजेंसी है, जो पेपर निकालने वाले हैं, प्रिंट करने वाले हैं और पहुंचाने वाले हैं, उसमें से कहीं पर भी कोई लीकेज होता है। सरकार का तो इरादा बिल्कुल पक्का है कि मेरिटोरियस स्टूडेंट ही पास करे, और व्यवस्थाओं में ऐसे लड़के ही आए जो अच्छे मेरिट वाले हों। लेकिन कई बार ऐसे लालची लोगों की वजह से ऐसे इंसिडेंट्स बनते हैं, लेकिन उसको भी सुधार किया है हमने। एक कानून भी पास किया है अभी, और बहुत सख्त कानून है, जो पूरा व्यवस्था के अंदर कहीं पर ये लीकेज कोई करता है तो उसके लिए दंड का प्रोविज़न और साथ में पुलिस प्रोसिक्यूशन और सजा की जो जोगवाई है वो भी ज़्यादा बढ़ा दी है। बट अभी जैसे आप हेल्थ में आपका एक
सपना रहा है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज बनना चाहिए। वो मोदी साहब का सपना था। हाँ, मतलब आप उसको आगे बढ़ा रहे हैं। लेट मी जस्ट पुट इट वो दिस मोदी साहब का सपना था। लेट मी जस्ट पुट सपना इट मोदी साहब लेट मी जस्ट पुट इट आप उसको एग्जीक्यूट Yes, की yes, तरफ लगे execute जा। तो वहाँ कहाँ पहुँचे हैं हम उस पे अभी तक? बस इस बार मैं मानता हूँ कि पूरा हो जाएगा। गुजरात में 6 या 7 जिले बाकी होंगे, करीबन 42 मेडिकल कॉलेज है, मतलब एक एक जिले में 2-3 भी हैं और बड़े शहरों में तो 2-3-4 भी हैं। लेकिन जो पिछड़े हुए जिले हैं उसके लिए जब मोदी साहब थे शायद उस टाइम पे ही ब्राउन फील्ड और ग्रीन फील्ड की पॉलिसी आई। किसी को किसी ट्रस्ट को बनानी है तो उसको परमिशन देते थे और साथ में उसको सहाय भी देते थे। आज भी वो चालू है जी, वो चल रहा है। वो अभी मैं मानता हूँ कि ये उसकी हमने एप्लीकेशनें मंगवाई थी, आप ही गई है, उसका प्रेजेंटेशन भी अब होगा। उसके बाद उसको भी हम एसेंशियलिटी देंगे कि आप चलाओ बनाओ। पर ऋषि भाई, आपको ना एक चीज़ के लिए बहुत अच्छा क्रेडिट दिया जा रहा है पूरे राज्य में। जब भी मैं किसी से बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे मेडिकल व्यवस्था में आप लोगों ने बहुत काम किया है, खासकर जो अहमदाबाद का सिविल मेडिसिटी बना, उसके बाद आपने अभी 4 जोन में और काम ये करने बता की दूं, बात। मेडिसिटी का सपना भी मोदी साहब का था। वो भी उनका ही था। बट आप एग्जीक्यूशन तो अच्छे से कर रहे हैं, ये क्रेडिट तो ले सकते हैं आप कि एग्जीक्यूशन आप कर रहे हैं। जो उन्होंने सपना देखा, जो उन्होंने सोचा, उसको धरातल पे लाने की जिम्मेदारी तो आप निभा रहे हैं। ये क्रेडिट तो आप पे जाता है। उसको मेंटेन रखना है। मोदी साहब ने जो सोचा और जो बनाया है उसको मेंटेन तो रखना है। एक बार आप अच्छी चीज बना दो और उसको मेंटेन नहीं करोगे, यस, तो नहीं होगा। उसको हवा पानी नहीं दोगे तो कैसे चलेगा? बढ़ेगा नहीं पौधा, बढ़ेगा नहीं। नहीं। बट ये इस पे क्या काम हो रहा है? जो अहमदाबाद जो सिविल मेडिसिटी बनी, उसके बाद आप 4 जोन में जो काम करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि सूरत से कोई अहमदाबाद ना आवे, बड़ौदा से ना आवे, जामनगर से ना आवे, तो उसके लिए आप जो ये थॉट है इसको थोड़ा एलाबोरेट करके बताएं हमारे दर्शकों के लिए, क्योंकि बाकी जो भी लोग देख रहे हैं आपसे इस पर लर्निंग ले सकें गुजरात मॉडल से। हमारे यहाँ मोदी साहब ने जब ये अहमदाबाद मेडिसिटी का सपना देखा, उनके पीछे उनका विजन भी था। यहाँ की जो इलाज हो रहा है वो सस्ता भी है और साथ में क्वालिटी वाला भी है, क्योंकि हमारे पूरे वर्ल्ड के अंदर जो डॉक्टर पे यहाँ जो तैयार होते हैं, वर्ल्ड बेस्ट डॉक्टर हमारे भारत में है, वर्ल्ड बेस्ट है, क्योंकि उनके पास प्रैक्टिस के और वो अपना जो सिस्टम है वो सबसे बहुत स्किल्ड डॉक्टर तैयार करने वाला सिस्टम है। तो ये अपना जो असारवा मेडिसिटी का आप बोलते हो, तो वहाँ पर उन्होंने UN मेहता ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट बनाया, अपने आप वो बहुत सारा बड़ा। GCRI कैंसर का बना, साथ ही IKDRC मतलब किडनी एंड लिवर के लिए इंस्टीट्यूट बनाया, स्पाइन के लिए बनाया, आँखों के लिए बनाया। और उसी कड़ी में इस बार हम न्यूरो का ही वहाँ पर बनाने जा रहे हैं, न्यूरो के लिए। और साथ में ये जो 3 अपने इंस्टीट्यूट है, GCRI है मतलब कैंसर का, हार्ट का UN मेहता और IKDRC किडनी और लिवर का, उसके सैटेलाइट सेंटर इन 3 संस्थाओं के अंतर्गत हम सूरत करेंगे, मतलब कि वो साउथ गुजरात आ गया, बड़ौदा करेंगे मतलब मध्य गुजरात आ गया, भावनगर, जामनगर, और राजकोट में एम्स साहब ने दे ही दिया है, वहाँ पर भी कर रहे हैं। मतलब ये लोग सब सैटेलाइट सेंटर बनाएंगे। हमारे यहाँ जो कार्डियाक पढ़ने वाली जो सीटें हैं वो UN मेहता में करीबन आज 32 बच्चे हमारे कार्डियाक हर साल बनेंगे। वाह, आई थिंक जो आप काम कर रहे हैं, आई थिंक दिस विल बिकम ऑब्वियसली, जैसे मैं कह रहा था कि गुजरात मॉडल हर कोई अडॉप्ट करना चाहता है कि ये मॉडल पर अडॉप्ट किया जाए। बट यू नो, साथ साथ में मुझे एक इंटरेस्टिंग एक बात याद आई बात करते हुए आपसे। जब यू नो मोदी साहब यहाँ के चीफ मिनिस्टर थे, तो उनको एक बार खुद नर्मदा के लिए हाइट बढ़वाने के लिए डैम की CM साहब को, सिटिंग CM साहब को धरने में बैठना पड़ा, क्योंकि वाटर रिसोर्स का डिपार्टमेंट आपने संभाला है आपके लास्ट टर्म में। तो आज नर्मदा का पानी हर जगह पहुंच रहा है गुजरात में। तो आप इस चीज़ को कैसे देख रहे हैं? उस पर काम और सही तरीके से हो रहा है? आपको क्या लग रहा है? नर्मदा के नाम पे हमेशा यहाँ राजनीति होती रही, केवल राजनीति। जैसे हम बोलते हैं ना, वो द्राक्ष लटका दो, वो फिर वो सियाल वो देखता रहेगा, उसका लगा आएगी नहीं। लेकिन लोगों को ये वोट के लिए ये राजनीति चलती रही। लेकिन मोदी साहब ने नक्की कर दिया था कि ये नर्मदा पूरी करनी है। 221 मीटर, 221.68 इसके आसपास पहुंचाना था। वहाँ पर जो मिनिस्ट्री थी, कांग्रेस की मिनिस्ट्री थी, बार बार कुछ न कुछ बहाना करके वो नहीं दे रहे थे। मैं आपको एक बात बताऊँ, 2014 के अंदर जैसे मोदी साहब बने
तो पूरी हाइट बढ़ाने का आदेश दिया। कोई दिक्कत ही नहीं थी, कहीं पर कोर्ट केस नहीं था, ट्रिब्यूनल का नहीं था, कुछ भी नहीं था, और वो नहीं दे रहे थे। फिर वे गेट लगाने की भी मंजूरी मिल गई, उसको खोलने की भी मिल गई, मतलब कोई भी दिक्कत नहीं थी। फिर भी केंद्र सरकार की ओर से कहीं पर भी, क्योंकि यहाँ पर ये मोदी साहब की गवर्नमेंट थी, बीजेपी की गवर्नमेंट थी, उसको क्यों रोका गया? अगर नर्मदा पूरी होती तो जस पूरा मिल जाएगा मोदी साहब को। उस हिसाब से उनको नहीं दे रहे थे, इसीलिए उन्होंने सोचा कि गुजरात की प्रजा मेरे साथ है, मैं बैठूंगा और बताऊंगा। ये बड़ी बात है कि मैं सीएम बताऊंगा, सिटिंग सीएम उस समय अनशन पे बैठे। हाँ बताऊंगा, गुजरात को बताऊंगा कि इसके लिए राजनीति अच्छी नहीं है। दैट्स वेरी ग्रेट। बट मैंने अभी आपका ट्विटर चेक करा था, एक्स, 2 दिन पहले आपने एक फोटो ट्वीट किया, एक तरफ राहुल गांधी, एक तरफ मोदी साहब किसी हरियाणा के किसी गरीब को जूता पहना रहे थे, और एक तरफ राहुल गांधी जी का था ऑब्वियसली। बट मुझे उससे एक सवाल आया दिमाग में कि राहुल जी गुजरात बहुत आ रहे हैं आजकल, और गुजरात में आके उन्होंने अधिवेशन किया बहुत बड़ा, कांग्रेस का सारे लोग आए, और वो उन्होंने दावा किया ऑन रिकॉर्ड कि हम गुजरात पहले जीतेंगे फिर पूरा हिंदुस्तान। इसके बारे में क्या कहते हैं आप? गलत स्टेट पसंद किया है मतलब मेहनत बेकार जाएगी। तो राहुल जी का बोल रहे हैं इम्पॉसिबल है, मेहनत ना करें। नहीं आप तो वो सुन रहे हैं आपको और हमको। अरे वो सुन रहे हैं मेरी तो बात। पर ये कहते हैं कि इम्पॉसिबल का टास्क है। आपको ये ब्लैक कॉटन सॉइल है तो वहाँ पर कॉटन ज़्यादा होता है। ब्लैक कॉटन सॉइल के अंदर कई बार दूसरा वो क्रॉप लेने हैं तो उसके लिए वो अनुकूल जगह नहीं है, तो उन्होंने अनुकूल जमीन पसंद नहीं की है। यहाँ गुजरात से वो कुछ ले नहीं जाएंगे, उल्टा यहाँ जितना मेहनत करेंगे वहाँ पर दूसरे स्टेटों के अंदर, यहाँ जैसे ही फेल होंगे तो दूसरे स्टेट समझ जाएंगे यार इतनी बहुत बड़ी मेहनत की, कुछ वहाँ नहीं ले पाए, तो यहाँ उम्मीद छोड़ देंगे, और छोड़ भी दी है। तो गुजरात इम्पॉसिबल है कांग्रेस के लिए? 100% इम्पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ प्रजा के दिल के अंदर कमल बैठा हुआ है। मोदी जी बैठे हुए हैं, मोदी जी बैठे हुए हैं, अमित भाई बैठे हुए हैं। जी जी जी। तो अब मैं ये समझना चाहता हूँ राहुल गांधी के बाद कि आप खुद पर्सनल लेवल पे बहुत सारे सामाजिक कार्य भी करते हैं। आप मुझे ये बताया गया कि आपने कुछ बच्चों को गोद में भी ले रखा है, यू अडॉप्टेड देम, कुछ इंजीनियर बन चुके हैं। ये थॉट क्या? वो मेरा पर्सनल मामला तो है, वो थॉट ये वो आप उसके बारे में बताना चाहेंगे? आई थिंक इससे इंस्पायर हो सकते हैं लोग, और जो आप कर रहे हैं पर्सनल लेवल पे। मेरा पर्सनल, आप उस पर नहीं बात करना चाहेंगे? कहते हैं कि नेकी कर दरिया में डाल, दैट इज़ बेस्ट वे टू डू इट। खैर, अब मैं इस चीज़ को आगे बढ़ाते हुए ये कहा गया है कि गुजराती जो होते हैं इन्वेस्टमेंट पे सबसे बेस्ट होते हैं, दे नो वे टू इन्वेस्ट। ऐसे गुजराती आप कहाँ इन्वेस्ट करते हैं? मैंने अर्थोपार्जन ही बंद किया है। अच्छा, मैंने 2007 में एमएलए बना, तब से पक्का मान लिया था मैं अब पैसे कमाने का काम नहीं करूंगा। मेरा लड़का जो मेरी बिजनेस था उसने संभाल लिया है, वो करेगा। और मेरे पास कुदरत का दिया हुआ अच्छे से, मैंने पहले भी आपको बताया, जितनी आपकी ज़रूरतें कम इतने आप सुखी, जितनी ज़रूरतें बढ़ाएंगे उतने आप दुखी। मतलब ज़रूरतें जितनी पहले थे कम करते गया, चाहिए ही नहीं ज़्यादा। जितनी इच्छाएं, इच्छा दुखनी माँ है गुजराती में कहावत है। हाँ, जितनी इच्छाएं रखेंगे उतनी ठीक है। प्रॉब्लम होती है लाइफ में। खैर, आपकी बात सही। अब बीजेपी को प्रेसिडेंट कब मिलने वाला है आपके हिसाब से? अमित भाई ने वो पार्लियामेंट में बताया था अखिलेश जी को। नहीं, मैं गुजरात की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर भी बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, वैसे ही यहाँ पर भी ये हमारे नंबर 1, 2, 3 में आता है कार्यकर्ताओं में। तो वहाँ पर भी थोड़ा सोच मंथन होता रहता है कि किसको बनाए, इसके लिए देरी हो। अभी देरी थोड़ी ज्यादा नहीं होगी? आपको लग रहा है अपोजिशन इस पे बहुत ज्यादा? CR पाटिल साहब सही से संभाल रहे थे, ऐसे वो गैप नहीं है। हमारे पास अभी भी है प्रमुख, और अच्छी तरह से पास हुए प्रमुख है हर चुनाव के अंदर, चाहे हमारा स्वायत्त संस्थाओं का चुनाव हो, MP का चुनाव हो, या हमारी विधानसभा के चुनाव हो। बहुत मेहनत करके संगठन उन्होंने बनाया है, मतलब कि वैकेंसी नहीं हो गई, अभी भी वो काम कर रहे हैं। मतलब ये अगर उन्होंने छोड़ दिया है, कोई नहीं है इसलिए देरी हो, ऐसा नहीं है। अभी भी प्रमुख के तौर पे पाटिल साहब आज भी यहाँ पर आते हैं, मीटिंग भी लेते हैं, संगठन का काम भी देख रहे हैं। लेकिन पार्टी भी अपनी तरफ से सोच के योग्य उम्मीदवार मिलेगा तब उसको रख देंगे। अब भूपेंद्र भाई की सरकार को, दादा की सरकार को, आपकी सरकार को इस बार के टर्म में जो 3 साल लगभग 3 महीने पूरे हो चुके हैं, आप ऐसी 3 उपलब्धि बता पाएंगे हमारे दर्शकों को जो गुजरात में हुई है इस बार?
गुजरात के अंदर पहली बार जो इन्वेस्टमेंट मॉडल मोदी साहब ने चालू किया था, तो लास्ट जो हमारा समिट हुआ उसके अंदर जितने भी हमारे बिजनेसेस आए या एमओयूज हुए, उसका सक्सेस रेशियो जो बोलते हैं वो बहुत अच्छा है। मतलब कि वो अभी इम्प्लीमेंट भी चालू हो गए, कई तो जो पुराने थे वो कमीशनिंग पे भी आ गए, और रेवेन्यू का जो हमारा मॉडल है वो हमारा राजस्व भी दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। अभी हमें 2-3 जगह पे अभी टैक्सेशन में कम किया, दूसरे अभी एनए का हमें लेने का कम किया। क्यों किया? क्योंकि दूसरी जगह से आवक आ रही है, हमारा राजस्व आ रहा है। इस हिसाब से प्रजा को राहत देने का फैसला इसीलिए हुआ। और रोजगार में तो मोदी साहब से अव्वल नंबर पे हैं, वो आज भी उसको टिकाए रखे। और जो जितनी व्यवस्थाएं चालू करने का मोदी साहब ने प्रयत्न किया था, आज पानी पहुंचाने का ये भूपेंद्र भाई की सरकार ने ये पूरा करने का लक्ष्य रखा है, और 95% ये पूरा भी किया है। एक कच्छ का 1 मिलियन एकड़ फीट पानी बाकी था, मैं इरिगेशन मंत्री था तो उसको 2 फेज में बांटा था। एक फेज पूरा उस टाइम पे टेंडर हुए, दूसरे फेज का भी हो गया। मतलब कच्छ के लिए पानी का जो प्रॉब्लम था 3 मिलियन एकड़ फीट का हमारा वचन था, एक सौराष्ट्र को मिलेगा, एक कच्छ को मिलेगा, एक उत्तर गुजरात को मिलेगा। लेकिन जब ये अवार्ड भी हुआ और पानी का बंटवारा भी हुआ मानसून वाटर का, उस टाइम पे वो नहीं सोचा था कि अगर नर्मदा से पानी जहाँ पर डैम बना है वहाँ से 1 लाख एकड़ फीट पानी कच्छ को कैसे देंगे। हाइट का तो प्रॉब्लम था ही, उत्तर गुजरात को कैसे देंगे, सौराष्ट्र को कैसे देंगे। उठा के एक जगह पे डाला, वहीं से लिफ्ट करके दूसरी जगह और फिर सौराष्ट्र तक पहुंचाए। ये किसी को पता नहीं है। 1 मिलियन एकड़ फीट पानी दे दिया, लेकिन नीचे से ऊपर देना है तो कैसे दोगे आप? तो उसको उठा के ही देना पड़ेगा। आपने बंटवारा तो कर लिया, लेकिन पानी ले जाने का जो पूरा सिस्टम बनाया वो भी मोदी साहब ने बनाया, और ये साहब भूपेंद्र भाई साहब ये पूरा भी कर रहे हैं। पर मैं ऋषि भाई आपसे जाते और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए प्लीज, अभी ये 2 नए रोड बनवाए, 5-7 साल 10 साल लगेंगे, लेकिन नए रास्ते मिलेंगे। और कोस्टल सी जो दरिया की पट्टी पे जो रोड बनेगा उसके हिसाब से, और पूरे प्रवासन के अंदर भी मोदी साहब ने यहाँ शुरुआत की थी, अमिताभ जी भी यहाँ आए थे, और उसका प्रमोशन होने के बाद आज की तौर पे पूरे हमारे कच्छ में भी हो, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में हो, जहाँ पर हमारा प्रवासन है वहाँ पर लोग भी बड़े जो फॉरेनर्स हैं, प्रवासी हैं, वो भी बड़े हैं। मतलब प्रवासन के तौर में भी गुजरात अच्छा कर रहा है। मैं आपसे समझना चाहूँगा, जाने से पहले एक सवाल लूँगा, उसके बाद हमारा रैपिड फायर राउंड होता है जिसमें हम आपसे सिर्फ 4-5 को सवाल पूछेंगे क्विकली। आज की डेट में नरेंद्र मोदी जी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ग्लोबल लीडर के तौर पे देखा जाते हैं, और आपने उनके साथ बहुत क्लोजली काम किया है। अभी पिछले 1 हफ्ते से एक लाइन बहुत फेमस हो रही है, आपने भी ट्वीट किया है, नमो सोने गमे, मतलब नरेंद्र मोदी सबको अच्छे लगते हैं, वो लाइन आपने भी ट्वीट करी थी। आपकी एक लर्निंग जो आदरणीय प्रधानमंत्री से आपने सीखी, नरेंद्र मोदी जी से सीखी, वो क्या एक लर्निंग रही है आपकी? एक चीज़ जो आपने सीखी और गार्ड बांध के रख ली? मैंने पहले भी आपको बताया जी, आप एक बार चुन जाते हो जी, तो आपके लिए जी, कहाँ पर भी किसी भी तरह से प्रजा के अंदर भेदभाव नहीं करना है। प्रजा के अंदर भेदभाव नहीं करना। दैट्स अ लर्निंग दैट यू हैड फ्रॉम डेवलपमेंट। आप करो, राजनीति करो, 4.5 साल करो, और बाकी के 6 महीने रहे तो अपने तरफ से वो पार्टी के लिए जो आपने किया है वो नीचे तक पहुंचा के आप प्रचार। बहुत बढ़िया। तो ऋषि भाई, अभी आपसे बात करके बड़ा मजा आया। हमारा एक रैपिड फायर राउंड होता है जिसमें हम 4-5 आपसे क्विक सवाल पूछेंगे और क्विक आंसर चाहेंगे। तो आपका फेवरेट खाना क्या है, फेवरेट फूड क्या है? बाजरे की रोटी। बाजरे की रोटी। बट मुझे एक बार बताया गया कि आपको खड़ा सब्जी भी अच्छे से बनवा लेते हैं। हाँ, वो भी है। वो भी है। फेयर। आपकी फेवरेट मूवी कौन सी रही ऑल टाइम? मेरी फेवरेट मूवी दोस्ती रही। दोस्ती। वाह। और दूसरी रही ये राजेश खन्ना अमिताभ बच्चन की थी, आनंद। आप लेटेस्ट कोई मूवी देखते नहीं है? पसंद? मैंने बहुत सालों से नहीं देखी। समय नहीं है? नहीं देखी। फेवरेट एक्टर और एक्ट्रेस कौन रहे आपके? वो दिलीप कुमार। और एक्ट्रेस में? एक्ट्रेस में सायरा बानो। दोनों जोड़ी। एंटिक। ट्रैवल डेस्टिनेशन आपको इंडिया के और इंडिया के बाहर कौन से पसंद है? मुझे इंडिया के ही पसंद है। कौन सा? ये 7 सिस्टर वाला बाकी है जी। बाकी तो सभी जगह में। एक जगह जो आपको मजा आया बहुत ज़्यादा गुजरात की, अगर आप बताएं, लोग आना चाहें जहाँ पे?
मुझे उत्तराखंड में भी मज़ा आया और हिमाचल में भी मज़ा आया। अच्छा, गुजरात की एक जगह जो आपको बहुत पसंद है? सोमनाथ, सोमनाथ। सोमनाथ तो वो दरिया किनारे बैठ के अलौकिक है। अगर पॉलिटिक्स में नहीं होते तो कहाँ होते आप? बिजनेस तो कर रहा था जी। लेकिन जो मेरा दिल कहाँ लगता है ऋषि भाई दिल का एक आज भी अरमान है, अगर ये पॉलिटिक्स में नहीं हो तो जो बच्चे सड़कों पे भीख मांगते हैं, अनाथ हैं, जी। उनको कहीं पर भी शेल्टर देना है। वाह। एक बेस्ट एडवाइस आपके जीवन की आपको क्या मिली कहीं से भी, अदर देन मोदी साहब? एडवाइस तो नहीं बोल सकते, लेकिन जितना भी मैंने पर्यावरण से या अपने आसपास के वातावरण में देखा है, कहीं पर भी गुस्सा नहीं करना है। अच्छा। गुस्सा नहीं करना है, क्योंकि गुस्से से क्या होता है, अगर आपने कुछ बोल दिया, क्रोध आया तो हाँ सुन के चले जाना है, उसका आंसर नहीं देना है। वेरी बेस्ट लाइन। आई थिंक ये मोटिवेट करेगा जितने भी युवा देखेंगे, गुस्सा ना करें। नहीं, उसको जवाब देने से क्या फायदा। आपने गाली दी तो मैं गाली ही दूंगा, जरूरी नहीं है वो, जरूरी नहीं है। आप सुन आपने नहीं दिया लेकिन मैंने लिया नहीं। बहुत बहुत उम्दा बात करी आपने। एक आपको मौका मिले, आपको एक चीज़ चेंज करने की जीवन की, तो क्या चेंज करना चाहेंगे आप? ऋषि भाई क्या चेंज करना चाहेंगे? पीछे मुड़ के देखते हैं तो आप। मैंने पहले भी बताया आपको कि जितना ज़रूरत है कम करते जाएं। जी। अगर मैं जिस स्टाइल से जी रहा हूँ, अगर इस स्टाइल में नहीं रह पाऊँ तो भी मुझे कोई तकलीफ ना हो। और साक्षी भाव, तटस्थ भाव जिसको बोलते हैं, साक्षी भाव मतलब आप समझते हो, साक्षी भाव बना रहे किसी भी हालत में, कोई भी संजोगों के अंदर, न सुख न दुख। बहुत बढ़िया ऋषि भाई, धन्यवाद आपका। गेम चेंजर विद एमजे में आज हमने आपके जीवन को बहुत बारीकी से देखा। आपके जन्म से लेके आपके अभी तक के सफ़र को हमने बहुत करीब से जानने की कोशिश करी। हमने ये भी जाना कि आपका दिल कहाँ लगता है, आपका हृदय कहाँ लगता है, और गुजरात के विकास के लिए आप क्या काम कर रहे हैं दिन रात। धन्यवाद आपका कि गेम चेंजर में आपने हमें समय दिया। थैंक यू वेरी मच। जैसा कि आपने देखा, आज हम पहुंच चुके थे गांधीनगर। हमने गेम चेंजर विद एमजे में ऐसे गेम चेंजर से बात करने की कोशिश करी जो कहीं ना कहीं समाज कल्याण पे, लोगों को भला करने में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग गेम चेंजर विद एमजे। पूजा जी डेली कर रही है मुझे, और आई होप ये बिफोर एंड आफ्टर का आप चेहरा देख सकते हैं। नमस्कार, केम छो? Okay, that's a wrap.